जो है हमें आज पढ़ना है नेचर स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। तो नेचर का मैंने बताया कि उसकी प्रकृति क्या है, कैसे मैनेजमेंट अप्लाई होता है। स्कोप मतलब क्या क्या क्षेत्रों में हमें मैनेजमेंट मिलेगा, और सिग्निफिकेंस मतलब महत्व। ठीक। हम लोग स्कोप जान लेते हैं। स्कोप का मतलब होता है किन किन क्षेत्रों में हमें मैनेजमेंट देखने को मिलता है, यानी कि मैनेजमेंट की क्या क्या ब्रांचेस है, क्या क्या शाखाएं हैं। ठीक है, क्या क्या एक्टिविटीज उसके अंदर कवर होती हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज तो जो पॉइंट टू पॉइंट बात हम लोग करते हैं कि जो यहाँ पे फॉलोइंग एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जो कि मैनेजमेंट में स्कोप में कवर होती हैं। एक्टिविटीज मतलब जैसे मैंने बताया, स्कोप का मतलब क्या होता है। स्कोप का मतलब होता है कि किन किन क्षेत्रों में, यानी कहाँ कहाँ पे आपको मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। तो ये जो भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, ये सभी मैनेजमेंट के स्कोप के अंडर में आती हैं। जैसे सबसे पहली चीज है प्लानिंग। जैसे अगर आपको पता होगा, तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि किसी भी काम को करने से पहले हमें उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग मतलब तरीके से वो, अगर कोई प्रॉब्लम कैसे फंड किया जाएगा। एज फॉर बिल्डिंग, आग लग गई है तो आग को बुझाने की प्लानिंग करनी पड़ेगी। और मतलब ये प्रक्रिया, ठीक। और करना लोगों को पर्टिकुलर कौन बंदा है जो इस नौकरी के लिए सूट होगा, अगर याद हो तो सबसे पहले लोगों ने इस चीज को ध्यान दी, जॉब प्रोफाइल पे कौन सा बंदा सूट कर। तो आगे बढ़ते हम लोग, जैसे यहाँ डायरेक्टिंग, डायरेक्शनल कंट्रोल को ऑर्डर से। ठीक। कोऑर्डिनेटिंग मतलब, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है सबके साथ मिलजुल कर के काम करना, और कंट्रोलिंग मतलब होता है ओवरऑल सिस्टम पे कंट्रोल। देखो, ये जो एक्टिविटीज हैं, इसके अलावा मैं बताऊं, जैसे मेन हम स्कोप की बात करें तो जो हमारा स्कोप देखने को मिलेगा प्रोडक्शन का, सॉरी मैनेजमेंट का, वो हमें यहाँ पे मिलेगा। ये फॉलोइंग सेक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि आपको बिजनेस में मिलते होंगे। ठीक। तो यहाँ पर आपको मैनेजमेंट का स्कोप प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगा कि ये जो शाखाएं हैं, और जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो वहाँ आपको ये सारी शाखाएं मिलेंगी। ठीक है। तो जैसे सबसे पहला जैसे है यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट से मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट से मतलब होता है कि जहां पर सामान प्रोड्यूस होगा, बनेगा। जैसे सर्विस और गुड्स मैंने दोनों बताए थे कि सर्विस क्या होता है, सर्विस होती है जैसे कोई सेवाएं देता है, और गुड्स क्या होती हैं, जब कोई सामान फिजिकली क्रिएट किया जाता है टाइम में। यहाँ पे प्रोडक्शन जो है होगा, चाहे वो सर्विस का हो चाहे गुड्स का हो। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हमको देखने को मिलेगा। ठीक। मार्केटिंग मतलब किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करना, ठीक है, ओवरऑल उसकी इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाना, इसको मार्केटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हमें मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट लॉस कमा रही है, कहाँ कितना खर्च कर रही है, कहाँ से कितना फायदा हो रहा है, कितनी सैलरी दे रही है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च कर रही है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा जाता है। पर्सनल मैनेजमेंट में ये इंटरनल मैनेजमेंट होता है, यानी पर्सनल और ऑफिस मैनेजमेंट ये आपका इंटरनल है। जैसे कि एम्प्लॉयज को हायर करना, उनकी ट्रेनिंग, ठीक है, उनका प्रमोशन, उनको निकालना या फिर फायर करना, ये सारी चीजें हम पर्सनल और ऑफिस मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। ठीक। तो ये जो स्कोप की मैंने बात बताई, देखो अगर जिसको भी कंफ्यूजन हो रहा हो, मैं पहले बता दूं, इसको हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें, ठीक है, रिक्वायरमेंट मतलब कि हम क्या क्या चीजें मैनेजमेंट के अंदर हमें मिलेंगी, अगर हम मैनेजमेंट कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, तो वहां पे हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी। जैसे कहीं पर भी अगर मैनेजमेंट है या उसमें कोई कमी चल रही है, उसको कैसे पहचानेंगे, इसलिए हम ये सब चीजें पढ़ते हैं कि स्कोप हमें पता होना चाहिए, उसकी ब्रांचेस पता होनी चाहिए। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, अगर घर के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करें तो घर के रेस्पेक्ट में क्या है, जैसे मान लो अगर आप कहीं अपने घर पे हैं, ठीक, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो प्लानिंग सेक्टर है, ठीक है, आपके घर में भी प्लानिंग होती होगी, प्रॉपर आपके घर में भी प्लानिंग चलती रहती होगी।
ठीक, ऑर्गेनाइजेशन भी आपके घर में होगा, मतलब हर चीज़ ऑर्गेनाइज की जाती होगी प्रॉपरली, कोई हेड होगा आपके घर में जो डिसीजन लेता होगा, डिसीजन मेकर होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें घर में चलती रहती हैं, स्टाफिंग भी होती है, ठीक, जैसे काम करने वाले को रखना है, ठीक है, निकालना है, ठीक, डायरेक्टिंग मतलब आपके घर में कोई एक इंसान होगा जो हर चीज़ के लिए डायरेक्शन देता होगा, सही दिशा दिखाता होगा, कोऑर्डिनेटिंग मतलब सब आपस में मिलजुल के रहते होंगे, कंट्रोलिंग मतलब किसी एक परिवार का जो मुखिया होगा उसका ओवरऑल पूरे ऑर्गेनाइजेशन यानी पूरे परिवार पे कंट्रोल होगा। तो मैनेजमेंट जो है वो हर जगह देखने को मिलता है। ये एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे ये 6 एक्टिविटीज लिखी हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। जो भी बच्चे हैं बैठे हैं वो ये चीज नोट कर लेंगे कि फॉलोइंग एक्टिविटीज आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। जहाँ पे भी मैनेजमेंट का क्षेत्र होगा, जहाँ पे भी मैनेजमेंट अप्लाई हुआ है, जहाँ पे भी मैनेजमेंट का एग्जाम्पल हम देखेंगे, वहां पे ये 6 एक्टिविटीज जो यहाँ पे 6 क्रियाएं दी हैं, ये आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए इसको नोट कर लेना प्रॉपर, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेना। द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, तो पहला है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जहां पे भी मैनेजमेंट होगा, ठीक है, कहीं जहां पे भी मैनेजमेंट अप्लाई हुआ है, ठीक है, मैनेजमेंट भी एक एक्टिविटी है, याद रखना, ये कोई सब्जेक्ट या ऐसा कुछ नहीं है, ये एक एक्टिविटी है, ये एक प्रोसेस है कि हम इसको अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी। तो जहां पे भी अप्लाई होगा ये 6 एक्टिविटीज कंपलसरी हैं कि वहां पे होनी चाहिए। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक एक्टिविटी मिसिंग चल रही है, इसका मतलब वहां पे प्रॉपर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं हुआ है, एप्लीकेबल नहीं हो पाया है। ठीक है, जिन्होंने नहीं नोट किया वो बाद में नोट भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आगे। अब मैंने बताया था यहाँ पे कि जो हम लोग मैनेजमेंट में पर्टिकुलर ब्रांचेस पढ़ेंगे, ब्रांचेस मतलब जब भी हम कहीं पे मैनेजमेंट देखेंगे तो ये पर्टिकुलर ब्रांचेस यानी ये शाखाएं हमें मैनेजमेंट की वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। जैसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो जरूरी नहीं है सारी शाखाएं मिले, देखो शाखाएं जरूरी नहीं है, जैसे मैंने बताया कि ये जो 6 एक्टिविटीज हैं, ठीक है, ये जरूरी है, ये कंपलसरी है, ये आपको देखने को मिलेंगी और ये होनी चाहिए। मगर शाखाएं आपको हो सकता है कहीं पे मिले और कहीं पे ना भी मिले। जैसे ये जो शाखाएं दी हुई हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंशियल, पर्सनल, ऑफिस, इनमें से हो सकता है 2-3 मिले, हो सकता है एक मिले। तो डिपेंड करता है ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे अगर हम घर की बात कर रहे हैं, अपने अपने होम की बात, मैंने बताया घर में भी मैनेजमेंट प्रोसेस प्रॉपर अप्लाई होता है। तो वहां पे देखोगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब कि किस तरीके से घर में जो ओवरऑल मॉनेटरी टर्म्स में यानी पैसों वाली मैनेजमेंट है वो करता है। उसको करने का काम कौन करता है? जो डिसीजन मेकर होगा आपके घर का और जो मैनेजर होगा, यानी कि आपके मदर फादर, वो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखते हैं। ठीक है, कितना कहाँ खर्च करना है, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ खर्च करना है, कितना बचाना है, ओवरऑल एक्टिविटीज। और इसके अलावा आपको पर्सनल मैनेजमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अपने घर में। ठीक, और ऑफिस मैनेजमेंट की बात करें, जैसे ऑफिस मैनेजमेंट ये होता है कि ऑफिस मैनेजमेंट में हम लोग ओवरऑल ऑफिस का सेटअप क्रिएट करते हैं, ओवरऑल चीजों को क्रिएट करते हैं। ठीक, मगर यहाँ घर में क्या है, घर में हम लोग ओवरऑल चीजों को एक जगह पे कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि ढंग से रखने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका ऑफिस मैनेजमेंट। तो इसे नोट करना जरूरी नहीं है, मगर ये आप लोग जरूर इस ये पॉइंट्स को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा जो मैंने पहले बताया। ठीक है, द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ, ये जरूरी है। जी अंकित बताइए। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो टेक्स्ट कर सकता है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो टेक्स्ट मैसेज कर सकता है मुझे, इसी जूम पे ही टेक्स्ट मैसेज का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं नेचर। सो नेचर मैंने बताया कि नेचर का मतलब होता है कि मैनेजमेंट की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि उसका हाव भाव कैसा होता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है एक मैनेजमेंट का। तो बेसिकली अगर हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट बात करें
तो जो मैनेजमेंट का नेचर होता है यानी उसकी प्रकृति होती है, उसके हाव भाव होते हैं, वो साइंस यानी विज्ञान, आर्ट यानी कला, और एक प्रोफेशनल यानी प्रोफेशन मतलब किसी पर्टिकुलर व्यावसायिक तौर पर, तीनों, ठीक है। तो एज यूजुअल मैंने जैसे अभी आप लोग का जब एडमिशन हुआ था तो आप लोगों से बताया गया था कि बीबीए कोई भी कर सकता है, चाहे वो आर्ट का बच्चा है, चाहे मैथ्स का बच्चा है, चाहे कॉमर्स का बच्चा हो। बेसिकली इसका रीजन ये है क्योंकि जब हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो हमें उसमें साइंस भी मिलता है, बेसिकली आर्ट भी मिलता है, और प्रोफेशनल थिंग्स भी मिलती है। प्रोफेशनल मतलब अगर आप चाहे तो कॉमर्स से जोड़ सकते हैं या व्यवसायीकरण से जोड़ सकते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर जैसे हम बात करें कि मैनेजमेंट एज अ साइंस हम क्यों मानते हैं, ऐसा हमें क्यों लगता है कि मैनेजमेंट के अंदर साइंस है, तो साइंस होता क्या है, साइंस क्या है, साइंस का अगर मतलब हम निकालें तो साइंस इज अ सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज based on proper findings and exact principles and is capable of verification। बेसिकली विज्ञान क्या होता है, विज्ञान का मतलब होता है कि नॉलेज यानी ज्ञान के आधार पर सभी वस्तुओं को एक समान या एक लिए रख करके उसके फाइंडिंग्स, उसके प्रिंसिपल्स, ठीक है, उनको वेरीफाई करना। जैसे हमें पता है कि अगर हम बॉल ऊपर से फेंकेंगे तो वो जमीन पे गिरेगी, ठीक। तो अब ऐसा तो है नहीं कि पहले ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम आया उसके पहले कोई बॉल फेंकता नहीं था ऊपर से या सेब उछालता नहीं था। पहले भी लोग हवा में चीजें उछालते होंगे, जमीन पे गिरती होगी, मगर वो चीज ढूंढने में क्या हुआ, उस चीज को वेरीफाई करने में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। जैसे हम लोग जानते हैं कि साइंस में कुछ भी प्रूफ करना होता है, वेरीफाई करना होता है अगर उसको, तो उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट्स हमें क्यों करना होता है, ताकि हम प्रॉपर फाइंडिंग्स को पता करें, प्रॉपर डेटा हमें पता चले कि कितना एग्जैक्ट इसका वैल्यू है, उसका प्रिंसिपल क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, सबने जानते होंगे कि छत से कूदोगे या बॉल गिराओगे या सेब ऊपर उछालोगे तो सेब नीचे ही आएगा वापस, क्यों आता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है। मगर वो गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगता है किसी बॉडी पे, किस वजह से लगता है, तो ये फाइंडिंग्स करने के लिए हम लोग साइंस को अप्लाई करते हैं। बेसिकली विज्ञान में हमें यही पढ़ा जाता है कि कोई भी प्रिंसिपल है या हमारा जो नेचर है आसपास का, यानी यहाँ पे नेचर का मतलब है जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, तो वो कैसे वर्क कर रहा है इसको जानने के हम लोग साइंस की हेल्प लेते हैं। तो बेसिकली जो मैनेजमेंट है वहां पे भी साइंस यूज होता है। कैसे होता है अब हम ये सीखेंगे। जैसे यहाँ पे एक लाइन दिया है, साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज कॉम्प्रोमाइजिंग जनरल प्रिंसिपल, यानी विज्ञान क्या है, विज्ञान एक समूह है, ठीक है, ज्ञान का, या सागर है ज्ञान का, जहाँ पे जनरल प्रिंसिपल यानी बहुत सारी व्याख्यानों को बताया गया है। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट भी है जहाँ पर जनरल प्रिंसिपल्स को ऑर्गेनाइज करके हमें बताया जाता है। जैसे अभी तक हम लोगों को पता था कि घर में जो पैसे वगैरह होते हैं, लेन देन होता है, तो वो हमें मालूम है कि हाँ लेन देन होता है। मगर अगर हम बात करें इसको एक्चुअल टर्म्स में क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे घर में जब आपके पैसा आता है तो आपके मदर फादर उसको डिसाइड करते हैं कहाँ खर्च करना है, कहाँ बचाना है, कितना खर्च करना है। बेसिकली अगर हम उसको मैनेजमेंट के टर्म्स में बोलेंगे, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये वही बात हो गई, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर सेब हवा में उछाल रहे हो तो वो नॉर्मल है, सेब हवा में उछालना। मगर अगर सेब नीचे आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो उसका एक प्रिंसिपल फाइंड किया गया था कि हाँ ये गुरुत्वाकर्षण नियम होता है, उसकी वजह से सेब नीचे गिरता है। उसी तरीके से पैसा खर्च करते हैं, पैसा बचाते हैं, ये सब क्या होता है, मगर उसको हम टर्म्स में क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट के फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलेंगे, ठीक है। सेकंड वन इज साइंस यूजेस साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक मेथड्स फॉर ऑब्जर्वेशन, यानी विज्ञान क्या करता है, विज्ञान बेसिकली अलग अलग टर्म्स पे अलग अलग मेथड्स को सिस्टमैटिक तरीके से यानी क्रमबद्ध तरीके से फाइंड करता है, उसके उसके जो वैल्यूज हैं उसको फाइंड करता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगता है, ठीक है, तो वो क्यों लगता है, क्योंकि बॉडी का जो मास है, ठीक है, या उसकी जो स्पीड है, ग्रेविटी है, जी की वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग कि हाँ वो 9.8 मीटर पर सेकंड आएगी, ठीक। तो बेसिकली ये चीजें हम ऑब्जर्व कैसे करते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी कैलकुलेशंस की जाती हैं, ऑब्जर्वेशंस किया जाता है, रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, और उसके फाइंडिंग्स भी लिए जाते हैं। जैसे मान लो आपको ये पता करना हो कि आपकी कंपनी को कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है और अगली साल कितना प्रॉफिट लॉस हो सकता है, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। इसके लिए अब तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आने लगे हैं, मगर पहले लोग कैसे करते थे, पहले लोग अंदाजे के आधार पे बहुत सारे फॉर्मूले हैं
जो हम लोग आगे फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ेंगे, तो उसके आधार पे भी हम लोग चीज़ों को पता कर सकते हैं कि कोई कंपनी का ग्राफ आप लोग देखते हो कि जब शेयर मार्केट वगैरह दिखाया जाता है तो उसमें दिखाते हैं कि ग्राफ ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो उस हम लोग शेयर मार्केट वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली। सो वो है क्या, वो भी तो एक साइंटिफिक मेथड है, वो भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो इन्हीं सब के जरिए भी हम मैनेजमेंट में ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक, ठीक इसी तरीके से जैसे साइंस जो है, विज्ञान जो है, प्रिंसिपल्स पर आधार होता है, आधारित होता है। ठीक, उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों को नोट करने होंगे। ठीक, बेसिकली अब मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट एज एन आर्ट की। तो आर्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली आर्ट्स का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को करने का तरीका। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्ट refers to the way of doing specific thing. It indicates how an objective is to be achieved and how to accomplish a desired concrete result. Basically और आर्ट्स, अब आर्ट्स में यहाँ ये मत समझ लेना कि सर हिस्ट्री सिविक्स या ज्योग्राफी पढ़ना है। आर्ट बेसिकली एक स्ट्रीम है। जैसे साइंस में क्या है, साइंस में हम लोग बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, मैथ्स भी पढ़ते हैं, ठीक, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उसमें फार्मूलाज लगते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स होते हैं जिसका वेरिफिकेशन हम लोग फाइंड करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसके ऑब्जर्वेशंस नोट करते हैं, फिर उसके ऊपर भी हमें रिजल्ट्स बनाने होते हैं। तो बेसिकली साइंस क्या है, साइंस ओवरऑल डिपेंड होता है कैलकुलेशंस, वेरिफिकेशंस और ऑब्जर्वेशंस पे। वहीं पे जो आर्ट होता है, आर्ट्स मतलब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं, आर्ट्स बेसिकली रिफर होता है कि किस तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं, किस तरीके से हम चीज़ें आगे जा करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या उसमें क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं। बेसिकली आर्ट रिफर्स टू हियर एज अ क्रिएटिविटी एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक, अब जैसे हमें हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि ये युद्ध हुआ था इस समय पे, ये युद्ध क्यों हुआ था। ठीक है, जैसे कोई भी हम हिस्ट्री के इतिहास के युद्ध को पढ़ते हैं, स्टडीज करते हैं उसके ऊपर, तो हमें बताया जाता है कि वो युद्ध हुआ क्यों, किसके बीच हुआ, कैसे हुआ। ऐसा क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमें ये पता चल सके कि किन वजहों से युद्ध होता है, कैसे युद्ध लड़ा जाता है, किस तरीके से युद्ध किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें इतिहास में सब चीजें पढ़ाई जाती हैं। जैसे बहुत लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि सर साइंस और हिस्ट्री दोनों, हिस्ट्री मतलब साइंस के आगे यूजलेस है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप करंट में कोई खोज कर रहे हैं, मतलब जैसे आज अगर वैज्ञानिक किसी चीज के ऊपर खोज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो तभी कर पा रहे हैं जब उसकी बातें कहीं ना कहीं इतिहास में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी किताब में या कहीं पर भी उसकी बातें दर्ज होंगी, चाहे वो ओरल फॉर्म में या रिटन फॉर्म में। इसीलिए आज वैज्ञानिक साइंस में तरक्की कर रहे हैं। तो बेसिकली आर्ट हो या हिस्ट्री हो या साइंस हो या केमिस्ट्री हो, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बिना किसी एक चीज के आप कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ा सकते। ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हिस्ट्री का क्या काम, हमें हिस्ट्री पढ़ाया क्यों जाता है। बेसिकली हिस्ट्री इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि हमें ये पता चल सके कि चीजें पहले कैसे होती थी, फिर समय के साथ साथ कैसे चेंज हुई, और अब हम उनमें क्या बदलाव ला सकते हैं बाय थ्रू द क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएटिविटी के जरिए। तो बेसिकली मैनेजमेंट मैं बता दूं, अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं तो मैनेजमेंट कुछ है नहीं, ये बस एक एक्टिविटी थी जो पहले भी होती थी, बट इसको अब क्या किया गया, इसको रिकॉर्ड करके, ऑब्जर्व करके, साइंस के जरिए इसको रिकॉर्ड किया गया, ऑब्जर्व किया गया, इसमें कैलकुलेशंस की गई, और साथ में जो पुराने थ्योरीज थी, पुरानी मतलब जैसे हम यहाँ पे बात करें आर्ट की, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो जो पुरानी थ्योरीज थी हम उसको इम्प्लीमेंट करके कैसे और नई चीजें इन्वेंट कर सकते हैं। जैसे अब हमारे सामने ये आगे जा करके देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसमें हम क्या ऐसा करें कि फूड मैनेजमेंट हो सके। फूड मतलब जैसे कि हमारे देश में कितना खाना या अनाज उगाया जाता है, उसको किस तरीके से हम उगाएं कि प्रॉपर वो मैनेज हो सके, सभी लोगों को प्रॉपर खाना मिल सके, प्रॉपर डाइट मिल सके। तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज फूड मैनेजमेंट। तो वो भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा है, मगर अब उसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको कंप्लीट करने के लिए हमें पहले तो साइंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। साइंस की हेल्प कैसे लोगे कि कितना
कौन सा बायोलॉजिकल टर्म्स में देखें तो कौन से हमें क्रॉप्स उगाने चाहिए जो कम क्षेत्र में ज़्यादा फल देते हो या ज़्यादा फ्रूट्स देते हो, ज़्यादा वेजिटेबल्स हो, ठीक है, कौन सी स्पीशीज का हमें उगाना है। बट कहीं ना कहीं हमें फिर आर्ट्स की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, क्रिएटिविटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक। सो बेसिकली यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज बिकॉज इट हेल्प्स टू नो हाउ एंड इम्प्रूव्स आवर स्किल्स, मतलब ये जानने में हेल्प करता है कि कैसे कार्य किया जाएगा और इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं हम लोग टाइमली। ठीक। लाइकवाइज आर्ट्स मैनेजमेंट भी जो है प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, बिकॉज इट एम्स at the achievement of concrete results. There is always a risk regarding the success of an art. There is an uncertainty regarding the success of a manager also. जिस प्रकार से आर्ट में, जैसे क्रिएटिविटी की बात करूं, यहाँ आर्ट से मेरा मतलब क्रिएटिविटी है, याद रखना। ठीक है। जैसे कि आपको अगर मान लीजिए मैं 10-15 न्यूज़पेपर ला के दे दूं पुराने, और मैं कहूँ कि इससे कोई काम की चीज बनाइए, आप लोग कोई यूजफुल सामान बनाइए, तो कोई झोला बनाने लगेगा कागज का, ठीक है, कोई एरोप्लेन बनाने लगेगा, खिलौने बनाने लगेगा, ठीक, कुछ और भी बना सकता हो उसी कागज से। तो बेसिकली उसमें रिस्क होता है। रिस्क मतलब कि आप जो चीज बना रहे हो, अगर आपने पहले कभी की नहीं है या किया भी है तो आपको उसमें महारत नहीं हासिल है, तो हो सकता है आप सक्सेसफुल हो या ना हो। ठीक। तो उसी तरीके से एक मैनेजर की लाइफ में भी अनसर्टेनिटी बनी रहती है। अनसर्टेनिटी मतलब होता है कि वहां पे भी रिस्क का एक फैक्टर होता है कि वो पास होगा कि नहीं होगा, वो मतलब आगे जाएगा कि नहीं, सक्सेस होगा कि नहीं होगा। ठीक। जैसे यहाँ पे एक लाइन लिखी 4th पॉइंट पे, द वर्क ऑफ एन आर्ट इज हाईली पर्सनलाइज्ड, मतलब जो भी कार्य होता है आर्ट का, क्रिएटिविटी का, वो बहुत ही पर्सनलाइज होता है। जैसे मैंने बताया, अगर मैंने 10 बच्चों को बुला करके सबको 4-4 रद्दी न्यूज़पेपर पकड़ा दिए, तो सभी लोग अपने तरफ से पर्सनलाइज तरीके से उसमें चेंजेस करेंगे, पर्सनल तरीके से। तो उसमें सब लोग अपने अपने तरीके से बदलाव करेंगे, कोई कागज के झोले बनाएगा, कोई खिलौने बनाएगा, कोई प्लेन बन। सो बेसिकली ये पर्सनलाइज होता है। पर्सनलाइज मतलब पर्सनल तरीके से अपना खुद का इंटेलेक्चुअल दिमाग लगा करके हम लोग इसको चीजों को बनाते हैं। उसी तरीके से जब मैनेजर होता है जो, ठीक है, मैनेजमेंट में, वो भी हर चीज को पर्सनलाइज तरीके से अप्रोच करने के लिए कोशिश करता है। जैसे कोई प्रॉब्लम है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हर मैनेजर अपने पर्सनलाइज्ड वे से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक। यहाँ पे एक टर्म है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो प्रोफेशन का बेसिकली मतलब होता है स्किल डेवलपमेंट। ठीक है। जैसे व्यवसायीकरण की बात करें या कॉमर्स सेक्टर की बात करें, तो जैसे प्रोफेशनल वे में अगर हम बात करते हैं, तो प्रोफेशनल वे का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना, ठीक, नॉलेज और स्किल्स और ट्रेनिंग को इम्प्रूव करना। तो हम देखते हैं कि जो मैनेजमेंट है ओवरऑल, जब मैनेजमेंट के कई सेक्टर्स अभी आप आगे पढ़ोगे, जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ोगे, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, इससे कहीं ना कहीं आपकी जो स्किल्स हैं कुछ कुछ क्षेत्रों में वो इम्प्रूव हो जाती हैं। ठीक। और कई सारी चीजों में आपको ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, तो उससे क्या होगा, हमारी स्किल जो है वो भी इम्प्रूव होगी। बेसिकली नेचर के बारे में यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक। तो ये हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक। तो अभी जो आज का हमारा जो पढ़ने वाला काम था, वो था स्कोप। ठीक है। स्कोप में मैंने बताया कि ये 6 एक्टिविटीज कंपलसरी है, कहीं पे भी मैनेजमेंट अगर अप्लाई हुआ है, चल रहा है, तो ये 6 एक्टिविटीज वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा है, ये इसके ब्रांचेस हैं, ठीक है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंशियल, पर्सनल एंड ऑफिस। ये होंगे, इनमें से हो सकता है कुछ हो कुछ ना हो, तो इसलिए चेंजेस हो सकते हैं, मगर ये जो 6 एक्टिविटीज होती हैं ये कंपलसरी है, ये होनी चाहिए। ठीक। इसके अलावा हमने नेचर पढ़ा, तो हमें नेचर में जो बात हमें याद रखनी है वो ये है कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस भी है, आर्ट भी है। मतलब साइंस, आर्ट और कॉमर्स जैसे हम लोग के 12th में सब्जेक्ट होते हैं, तो वो तीनों ही चीजें हमें मैनेजमेंट में मिलेंगी। जैसे मैनेजमेंट में फॉर्मूला भी लगते हैं, एप्लीकेशंस भी लगते हैं, ऑब्जर्वेशंस भी होते हैं, ठीक है, फाइंडिंग्स भी होती है, और उसी तरीके से आर्ट भी देखने को मिलेगा हमें मैनेजमेंट में, प्रोफेशनलिज्म भी मिलता है देखने को। ठीक। तो ये सारी चीजें हमें ओवरऑल मैनेजमेंट के अंदर में मिलती रहेंगी। ठीक। अभी मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, जिसको भी जो पूछना है पूछ सकता है। एनीवन, जो भी जिसको कुछ पूछना है पूछ सकता है, रिलेटेड टू स्कोप और रिलेटेड टू नेचर।
अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है जल्दी। सर स्टाफिंग के बारे में बता दीजिए। क्या बता दें? स्टाफिंग। अच्छा, स्टाफिंग। बेसिकली बेटा देखो, स्टाफिंग का मतलब होता है जैसे हम कोई जब कंपनी खोलते हैं तो उसमें हमें लोगों को रखना होता है, हायर करना होता है नौकरी के लिए, है ना। तो स्टाफिंग का मतलब होता है कि आप किसको किसको नौकरी पे रखोगे। तो हमें ये, जैसे अब अगर मान लो आपका एक स्कूल चलता है, आप एक स्कूल चलाते हो, ठीक है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने बताया था। तो अब स्कूल में आपको किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी? टीचर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक माली की जरूरत पड़ेगी, फोर्थ क्लास की जरूरत पड़ेगी जो पानी वानी पिलाते हैं, ठीक है, उनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, ऑफिस वर्क के लिए अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी, क्लर्क की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली जब हम लोगों को नौकरी पर रखते हैं तो हम उनकी क्वालिफिकेशन देखते हैं कि वो कितना पढ़े लिखे हैं, पढ़ा लेंगे कि नहीं, काम कर लेंगे कि नहीं। तो ये जो प्रोसेस होता है लोगों को नौकरी पर रखना और लोगों को निकालना भी, इसको कहते हैं स्टाफिंग। स्टाफ को रखना, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग बेसिकली। एनीवन एल्स? सर 6 नंबर कंट्रोलिंग। बेटा कंट्रोलिंग का मतलब होता है जैसे आपके घर में आपके माता या पिता जो भी हेड होंगे, जैसे मम्मी होंगी तो मम्मी या तो पापा, तो बेसिकली कोई एक होगा जिसका पूरे परिवार पे कंट्रोल होगा। परिवार पे कंट्रोल का मतलब होता है कि एक्टिविटीज पे कंट्रोल। जैसे अगर आपको बाजार जाना है या आपको मार्केट जाना है तो आप किसी से पूछ के जाते होगे ना घर में, या तो मम्मी से या तो पापा से, किसी एक से यस पूछते सर। होगे। या तो अगर आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो आप किसी से मांगते होगे। तो बेसिकली किसी एक परिवार में किसी एक सदस्य का जो कंट्रोल होता है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का कंट्रोल होता है ओवरऑल। तो इसको हम लोग कहते हैं कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है, जो ऊपर वाला है फिफ्थ वाला, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है सबको साथ में लेके चलना। जैसे परिवार में देखो क्या होता है, जब सबको साथ लेके, जो मैनेजर होता है बेसिकली वो यही काम करता है, सबको साथ लेके भी चलता है, सबके ऊपर कंट्रोल भी करता है, स्टाफिंग का भी काम करता है। डायरेक्टिंग का मतलब होता है सबको ऑर्डर्स भी देता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज भी करता है हर चीज, जिस चीज की कमी होती है उसको पूरा करता है। और प्लानिंग भी वही करता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या, कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है ये मैनेजर ही करता है बेसिकली। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं बात कर रहे हो काम करने के तरीके को। ठीक है, अभी देखो मैं ये पीपीटी डाल दूंगा ग्रुप पे, मगर अभी आप लोगों को केवल देखो ये वाला नोट करना है, ये नोट करना है, ठीक, नेचर, और यहाँ तक नोट कर लेना बस, जो प्रोफेशनल वाला है। ठीक, सिग्निफिक ये वाला अभी आपको नोट नहीं करना है, या मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, मैं भी पीपीटी ग्रुप पे डाल सर दूंगा। नेचर के बारे में थोड़ा बता दीजिए। बेटा देखो नेचर अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसके लिए परेशान मत हो। अभी जैसे ये वाला जो स्लाइड हम पढ़ाएंगे इसमें नेचर इस यस सर। कायदे से दिया हुआ है, ये यहाँ पे है, ठीक। तो अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसके लिए परेशान मत हो। अभी मैं फिर से पूरी चीजें डिटेल में बताऊंगा। मैं यस वर्ड सर। फाइल डाल दूंगा अभी, तो जितना नोट करना है उतना ही डालूंगा, उतना ही लिखना है, ठीक है, आज के लिए। ठीक, किसी को कुछ पूछना है? ओके, तो फिर मैंने मीटिंग में एंड कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी देर में वर्ड फाइल और वीडियो डाल दूंगा, जिसको भी जो देखना है देख सकता है फिर से। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर।